दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आज बात करेंगे चैप्टर 6 की जो कि विनिर्माण उद्योग से संबंधित है। हम इस सीरीज में क्लास 10 एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसका ये छठा चैप्टर है। उम्मीद है कि पिछले सारे चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो देर न करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ कॉन्सेप्टुअल वीडियो लेक्चर रिलीज कर रहे हैं। ये सारी चीजें कवर होने के बाद में हम आपके क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी कवर करवाएंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अगर कोई बेहतर सुझाव लगे तो उसे बताना ना भूलिए। तो जैसा कि अभी तक हमने कवर किया है कई सारा चैप्टर, इस चैप्टर पे हम आते हैं। यहाँ पे अगर हम लाइन बाय लाइन रीडिंग की बात करें तो दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता-पिता के साथ बाजार गया। वहां उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीप खरीदे। मृदा का मतलब मिट्टी, यानी कि मिट्टी के मृदा के दीप यानी कि मिट्टी के दीपक खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थी। चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी चीजें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती हैं। यानी कि अगर यहाँ पे आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको उद्योग को तीन प्रकार से दर्शाया गया है: बड़े उद्योग, उसके बाद छोटे उद्योग और उसके बाद घरेलू उद्योग। यानी कि इन तीन उदाहरणों के माध्यम से इन चीजों को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये चीजें होती क्या है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना ना भूलिए। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि विनिर्माण किसे कहते हैं, तो उसकी बहुत ही सटीक और सरल परिभाषा है: कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में, यानी कि मात्रा कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। क्या आप जानते हैं कागज लकड़ी से, चीनी से, लोहा इस्पात लौह अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से बना हुआ है? तो क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशे उद्योग में बनते हैं? यानी कि जैसे कि आप कपड़ों की अलग अलग वैरायटी की बात करो, कॉटन का है, सिल्क का है, वुलन क्लॉथ्स हैं, तो ये अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नेचुरल फाइबर से बनते हैं, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल फाइबर से बनाए जाते हैं, मैन मेड फाइबर से बनाए जाते हैं। अब आगे इसमें दिया है, द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थ यानी कि पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब जूस वगैरह संबंधी उद्योगों में लगे श्रम किसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कोई भी चीज का जो उत्पादन होता है, उसमें उस क्षेत्र को हम सेकेंडरी इकोनॉमी का हिस्सा मानते हैं। मतलब सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी होता है। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। यानी कि जैसे आप मान के चलो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, तो वो अपनी सर्विस देता है। कैसी सर्विस आपको देता है? मेडिकल ट्रीटमेंट आपका करता है, तो उसके बदले आप उसको कुछ पैसा देते हो। इसी प्रकार से कोई कारीगर है, जैसे बढ़ई है, लोहार हैं, वो अपना काम करते हैं, तो उसके बाद में वो उनकी सर्विस लेने के बाद उनसे हम कुछ न कुछ उनको हम चार्ज देते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। यानी कि द्वितीय विनिर्माण उद्योग क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। यानी कि वहाँ पे विनिर्माण उद्योग किस स्तर का है, इसी आधार पर वहाँ का आर्थिक विकास को मापा जाता है। विनिर्माण का महत्व क्या है? विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं। वो कारण क्या है, इसको हम आगे देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे सुझाया गया है कि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को भी कम करते हैं। देश में औद्योगिक दूसरा पॉइंट है, देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन के लिए, यानी गरीबी को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होती है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, उनमें उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानता, यानी कि जो
गैर बराबरी है आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर, ऐसे विभिन्न प्रकार के पैरामीटर हैं जिस आधार पर जो सामाजिक असमानता है, क्षेत्रीय असमानता है, उसको दूर करने का उद्देश्य भी यही था। आगे है निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। यानी कि जैसे कोई भी ऐसा सामान है जो आप अपने देश से बाहर भेजते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं, और निर्यात से हमें जिस देश में हम सामान को बेच रहे हैं वहां की हमें मुद्रा मिलती है। इस प्रकार से हमें विदेशी मुद्रा का भी एक बेहतरीन स्रोत है वाणिज्यिक व्यापार। आगे है वह देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं कि कोई भी कच्चे माल को हम जितना ज्यादा उसमें वैल्यू ऐड करके उसको उतना ही गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा देश विकसित होता है। भारत का विकास विविध हुआ शीघ्र औद्योगिक विकास में नहीं था। यानी कि भारत का विकास इन विविध प्रकार के औद्योगिक विकासों में ही शामिल है। जितना ज्यादा औद्योगिक विकास होगा हमारे देश का भी विकास उसी में ही जुड़ा हुआ है। आगे है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणार्थ भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक, दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से, यानी कि स्पर्धा का मतलब कंपटीशन होता है, यानी कि विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है, यानी कि हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव हों और ज्यादा ही इनेबल्ड हों। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं, यानी कि हम सिर्फ इंडिपेंडेंट होकर के अपने देश का विकास नहीं कर सकते। वैश्विक स्तर पे हमें अपनी पहचान बनाने के लिए हमें कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा, यानी कि हमें वैश्विक व्यवस्था जो है उसके बराबर में आके खड़ा होना पड़ेगा। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों तथा हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन दे पाएं। अब उद्योगों के अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे दिया है वो क्या है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल के विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं आप। इसमें ट्रांजिस्टर है, बिजली का बल्ब है, वनस्पति तेल है, स्कूटर, वाहन, माचिस, पेट्रोल, कांच का सामान, सीमेंट आदि शामिल है। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। पहला क्या है, ऐसे उद्योग जिसका कच्चा माल हमें कृषि आधारित होता है, जैसे कि सूती कपड़ा है, ऊनी वस्त्र है, पटसन है, रेशम है, वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग, ये सारे के सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनका कच्चा माल कृषि क्षेत्रों से और संबंधित क्षेत्रों से आता है। खनिज आधारित अगर उद्योग की बात करें तो खनिज आधारित उद्योग लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रोल रसायन, यानी कि ये सब। अगर प्रमुख भूमिका के आधार पर बात करें तो पहला होता है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग का मतलब जिनके उत्पादन है कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे कि लोहा, इस्पात, तांबा व एल्युमिनियम आदि, है ना। तो ये सब आधारभूत उद्योग में आते हैं। उपभोक्ता उद्योग की अगर बात करें तो वह उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखा, सिलाई मशीन आदि, है ना। तो इनको हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। आगे है पूंजी निवेश के आधार पे। पूंजी निवेश के आधार पे अगर बात करें तो ये क्या है, एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकृत है ना। लघु उद्योग के लिए अधिकतम स्वीकृत मूल्य कितना है, 1 करोड़। अब आगे है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी उद्योग को कई क्षेत्रों में बांटा जाता है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे कि हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, भेल, ये सब, इनको हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहते हैं। और निजी क्षेत्र की बात करें कि ऐसा उद्योग जिनका स्वामित्व एक व्यक्ति या उनके द्वारा संचालित तथा लोगों के द्वारा स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित संस्था के माध्यम से होता है, जैसे कि टिस्को है, बजाज है, डाबर वगैरह है, ये सब निजी क्षेत्र के उद्योग माने जाते हैं। इसके बाद है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग यानी कि जिसमें
ऐसा उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड वगैरह। सहकारी उद्योग है आगे। सहकारी उद्योग क्या होता है? जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग आदि सहकारी उद्योग के उदाहरण हैं। यदि आपके क्षेत्र में कोई ऐसा उद्योग है जो सहकारी उद्योग की कैटेगरी में आता है, तो आप उनके बारे में कुछ डिटेल इकट्ठा कीजिए। उनका यहाँ पे आप हमें उल्लेख करके बता सकते हैं। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर, है ना? इसके आधार पर भारी उद्योग यानी कि जैसे कि लोहा इस्पात आदि को भारी उद्योग में रखा गया है। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार का माल उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। अब आगे है कृषि आधारित उद्योग। अगला टॉपिक है हमारा कृषि आधारित उद्योग। ये क्या होता है? सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं, इसलिए इनको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। वस्त्र उद्योगों की अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा, यानी कि बिजली से चलने वाले करघों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे उत्पादन बढ़ गया। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बड़ी हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। इसलिए आपके लिए क्या जरूरी होता है कि बिजनेस में बने रहने के लिए आपको मार्केट के साथ कम्पिटिटिव बना रहना पड़ेगा। अब इसमें वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद की बात की गई है। यहाँ पे कैसे क्या-क्या होता है, रंगाई, बुनाई, कताई, है ना? वस्त्र निर्माण है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई। पहला सफल सूत्री वस्त्र उद्योग 1854 मुंबई में लगाया गया। यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तब भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़ों की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। विश्व युद्ध के टाइम की घटना थी। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता यानी कि कितना वहां से पोर्ट नजदीक है, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस यानी कि ये सारे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर ज्यादा विकसित होगा। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक यानी कि मिल स्टोर, पैकेजिंग सामग्री, इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कसीदाकारी आदि के बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना हुआ वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों, मिलों में होता है। इसी प्रकार से हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। महात्मा गांधी ने सूत कातने से खादी बुनने पर क्यों बल दिया? इस प्रश्न का जवाब बेहतरीन तरीके से आप लिख करके हमें कमेंट करके बताइए। हमारे देश में विद्युत चालित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से भी मददगार साबित हो सकता है। इसका जवाब ढूंढकर आप हमें दे सकते हैं। पटसन उद्योग की बात करें तो भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात बंगाल दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। अधिकांश उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन
3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश चला गया, जिसका उद्योग पर फर्क पड़ा। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण है। पहला क्या है? पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, है ना? हुगली तट पर स्थित होने का पहला कारण क्या है? कि पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन यानी कि जल का परिवहन सस्ता है, और क्या है? सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। अब इसके बाद हम बात करेंगे चीनी उद्योग की। भारत का चीनी उत्पादन विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसरी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्य भी शामिल हैं। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश और बिहार में है, यानी कि जितनी चीनी मिलें हैं उसका 60% अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है। यह उद्योग मौसमी है, अतः सरकारी सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है, और इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही। खनिज उद्योग की अगर बात करें तो वह उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, उनको खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। लोहा और इस्पात उद्योग की अगर बात करें तो लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। यानी क्यों आधारभूत है? क्योंकि इन्हीं के आधार पर दूसरे उद्योगों का विकास होता है। क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बड़ी मशीनरी, बनी हुई मशीनरी पर निर्भर होते हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण तथा विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं। इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 होता है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? याद रखा है कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। इस उद्योग में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लोहा अयस्क की कम लागत, उच्च कोट के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक तथा स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता शामिल है। ये सारा का सारा हमने इस उद्योग के बारे में पढ़ा। यहाँ पर आपको दो मैप दिख रहे होंगे और एक डायग्राम दिख रहा है। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे बताया गया कि इस्पात स्टील कैसे बनता है। पहले कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन होता है, फिर दोबारा झोंकदार भट्टी में क्या होता है, लौह इसका गलाया जाना। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु को मैल हटाया जाता है। ऐश को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। फिर आगे क्या होता है, ढलवां लोहा बनता है। तरल पदार्थ को सांचों में डाला जाता है, जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। इस्पात ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण कर द्वारा शुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। उसको धातु को आकार देने फिर क्या होता है, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई की जाती है। लौह और इस्पात उद्योग के विस्तार को किन किन क्षेत्रों में लोहा और स्टील उद्योग जो है भारत में फैला हुआ है, उसका यहाँ पे क्षेत्र आपको भारत के नक्शे में दर्शाया गया है। बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउर केरला, भिलाई, विजयनगर, विशाखापट्टनम, भद्रावती, सलेम, ये वगैरह क्षेत्र ऐसे हैं जो लौह अयस्क और इस्पात के लिए जाने जाते हैं। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की बात करें, यानी कि एल्युमिनियम प्रगलन की बात करें तो क्या है,
भारत में एल्यूमीनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग-रोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में तथा बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प रूप में प्रयोग होता है। देश के एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बंगाल, केरल वगैरह में स्थित हैं। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। देश के एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र वगैरह में स्थित हैं। प्रगालकों के स्मेल्टर्स में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, प्रयोग किया जाता है। फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। एल्यूमीनियम तथा इसका अनुपात 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्यूमिना, 1 टन एल्यूमीनियम। इनको सबको दिया गया। फिर एल्यूमीनियम उद्योग में विनिर्माण प्रक्रिया को यहाँ पे कैसे क्या-क्या होता है बताया गया है। क्राइलाइट एक बिजली धातु इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। एल्यूमीनियम प्रगालक 18,000 किलोवाट प्रति टन अयस्क है। प्रगालक स्थल तक भारी अयस्क का पहुंचना, शोधशाला में कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम को कोयला खान से पिच एल्यूमिना। तो इस डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है कि इस्पात स्टील कैसे बनता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे हम लेकर के नए वीडियो में नए टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। आपका दिन बेहतर हो। धन्यवाद।